इस वीडियो में जितना भी डिटेल दिया गया है ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें इन्वेस्टमेंट बताया हूं, चाहे मशीनरी का कॉस्ट बताया हूं या आपको मैं प्रॉफिट बता रहा हूं, ये सभी चीजें जो है वैरी कर सकते हैं। ये आपका लोकेशन टू लोकेशन वैरी करता है। अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको पूरी तरह रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप जो है इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, क्या आपके पास में 1 एकड़ या 1 एकड़ से ज्यादा लैंड एरिया है और वो लैंड एरिया जो है अभी तक खाली पड़ी है? तो हो सकता है कि आप हर साल उस जमीन से लाखों रुपए की इनकम कमाने का एक बड़ा मौका जो है मिस कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आप अपनी लैंड को वेयर हाउस में कन्वर्ट करके अमेजन, फ्लिपकार्ट, डिलीवरी, ब्लू डार्ट, ई-कॉम एक्सप्रेस और दूसरी लॉजिस्टिक कंपनी को जो है रेंट पर दे के जो है आप एक अच्छा रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इस बिजनेस में ना ही आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ना रॉ मटेरियल आपको लेना है, डेली का ना प्रोडक्शन का टेंशन लेना है, सिर्फ एक वेयर हाउस और आपको हर महीने जो है एक अच्छा इनकम ग्रोथ दे सकता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप वेयर हाउस बनाने से पहले टेनेंट कैसे फाइंड करते हैं ताकि आपका जो इनकम है डे 1 से ही काउंट हो जाए। तो नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं YMW बिजनेस सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल। मैं समय समय पे आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड वीडियो देते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी नए लोग होंगे, और वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे अभी के समय में किस तरह का मार्केट साइज है वेयर हाउस का। आपको बता दूं कि इंडिया में ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक सेक्टर जो है अनप्रेसिडेंट स्पीड से ग्रो कर रहा है। हर दिन जो है लाखों ऑर्डर जो है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो और ब्लिंकिट के थ्रू डिलीवर हो रहा है। इन सब कंपनी को प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए वेयर हाउस की जरूरत होती है। इसी वजह से वेयर हाउस रेंटिंग बिजनेस 2026 का एक पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बिजनेस मॉडल बन चुका है। तो जितनी तेजी से ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बढ़ेगी उतनी ही वेयर हाउस की डिमांड बढ़ेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। देखो, यहाँ पे सिर्फ अपॉर्चुनिटी वेयर हाउस में नहीं है बल्कि इसके अलावा जो है डार्क स्टोर में भी है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जो है ब्लिंकिट ने अनाउंस किया था कि 2027 तक जो है वो 3000 प्लस जो है डार्क स्टोर ओपन करेगा। साथ ही यहाँ पे बिग बास्केट भी जो है अपना जो है अनाउंसमेंट किया था, वो भी जो है 1000 से 1200 लोकेशन तक जो है अपने टारगेट को फुलफिल कर रहा है। तो ये सारे जो डार्क स्टोर है किसी ना किसी खाली स्पेस एरिया में ही ओपन किए जाते हैं। तो ये स्पेस एरिया कौन प्रोवाइड करेगा? अगर आपके पास है तो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए भर भर के यहाँ पे अवेलेबल है, बस आपको यहाँ पे सही जो है एक स्ट्रेटेजी यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेयर हाउस का रेंटिंग बिजनेस क्या होता है। देखो, इस बिजनेस का मॉडल बहुत ही सिंपल है। लैंड जो है आपके पास है या आप खरीद सकते हो, तो आपको उस लैंड एरिया पे यानी जो वैकेंट एरिया होगा उस पे जो है आपको वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा। वेयर हाउस जो आपका बना रहेगा उसको जो है आप लॉजिस्टिक कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी, FMCG डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लीज पे आप दे सकते हैं और फिर आपको हर महीना जो है रेंट मिलता है। लीज पीरियड जो है नॉर्मली 5 साल के लिए होता है, 10 सालों के लिए भी होता है, 15 साल के लिए भी होता है। जिस तरह कंपनी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका एग्रीमेंट साइन होता है। तो अब यहाँ पे आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर क्या सही में इतने सारे वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट रहेगी? देखो, ई कॉमर्स बूम होने के बाद जो है ना वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। साथ ही यहाँ पे जो है लॉजिस्टिक कंपनी जो है डे बाय डे जो है अपना एक्सपेंशन करते जा रही है। तो लॉजिस्टिक कंपनी बढ़ेगी तो वेयर हाउस का डिमांड बढ़ रहा है। FMCG सेक्टर जो है यहाँ पे काफी बूम हो रही है, जिसके कारण जो है यहाँ पे वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट रह रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो सेक्टर बता रहा हूँ ये सारे जगह से जो है वेयर हाउस की डिमांड क्रिएट होती जा रही है। और GST इंप्लीमेंटेशन के बाद जो है इंडिया में ऑर्गेनाइज वेयर हाउसिंग का ट्रेंड जो है काफी जो है बढ़ा है। और साथ ही यहाँ पे कंपनी अब हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और रीजनल वेयर हाउस एस्टेब्लिश कर रही है, जिसके कारण जो है यहाँ पे वेयर हाउस जो है डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे वेयर हाउस के कुछ टाइप होते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे हर वेयर हाउस एक जैसा नहीं होता, हर एक कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे मार्केट में डिफरेंट कैटेगरी के जो है वेयर हाउस है, जैसे कि जनरल वेयर हाउस हो गया, लॉजिस्टिक वेयर हाउस हो गया, ई कॉमर्स फुलफिलमेंट सेंटर हो गया, इंडस्ट्रियल वेयर हाउस हो गया, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस हो गया, बॉन्डेड वेयर हाउस हो गया। बट याद रखना कि अगर आप शुरुआती एक स्टार्ट कर रहे हो तो आप जो है लॉजिस्टिक वेयर हाउस से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। अब यहाँ बात करेंगे लोकेशन के बारे में, यानी कि आप जब वेयर हाउस रेंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको एक लोकेशन भी समझ में आना चाहिए। किस लोकेशन पे मैं जमीन लेकर कंस्ट्रक्शन करूं, वहां पे वेयर हाउस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, यहाँ पे आप कोशिश करना कि जो आपका वेयर हाउस का जो लोकेशन है वो नेशनल हाईवे के पास या इंडस्ट्रियल एरिया के पास, सिटी से 10 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। ट्रक मूवमेंट के लिए वाइड रोड होना चाहिए, लेबर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पावर और वाटर कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट समझते हैं कि आपको वेयर हाउस रेंटिंग बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या क्या लीगल लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। देखो, जो मेजर लीगल लाइसेंस होता है, जो कंपनी वेयर हाउस आपकी रेंट पे लेगी तो उस कंपनी को जो है
लाइसेंस निकालना पड़ता है, बट कुछ जो लाइसेंस है आपको भी लेना पड़ता है। जैसे कि आपकी एक कंपनी होनी चाहिए, एक आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना लोगे, साथ ही यहाँ पे जो है आप एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना। अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको कन्वर्जन करवाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे जो है आपको जो अर्बन डेवलपमेंट एरिया होगा वहां से जो है आपको फ्लोर प्लान अप्रूवल करवाना पड़ेगा, फायर एनओसी लेनी पड़ेंगे, म्युनिसिपल अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ सकता है। इसके साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, और बहुत सारे केसेस में जो है फसाई लाइसेंस भी लगता है। अगर आप फसाई से रिलेटेड कोई वेयर हाउस आप सेटअप कर रहे हो, साथ ही यहाँ एग्रीकल्चर कम्युनिटी वेयर हाउस रख रहे हो तो उसमें भी जो है WDRA रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और पेट्रोलियम और केमिकल स्टोरेज के लिए आप वेयर हाउस कर रहे हो तो उसके लिए PSOB लाइसेंस कभी कभी लेना पड़ता है। याद रखना कि नॉर्मली जो लॉजिस्टिक वेयर हाउस जो सर्च करेगी कंपनी, वो नॉर्मली आपको से फायर एनओसी मांगेगी, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान मांगेगी, प्लस GST मांगेगी। तो ये सारे जो है आप प्रोवाइड कर देना। तो ये सारे लीगल लाइसेंस जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन YMW कंप्लायंस सर्विसेज के माध्यम से आपको मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। देखो, एक वेयर हाउस को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लैंड लेना पड़ेगा। लैंड अगर आपके पास खुद का है तो लैंड का पैसा बच जाता है आपके पास में, तो आपको सिर्फ उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए जो है अलग अलग कॉस्ट है। जो भी PEB वेयर हाउस यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग जो भी कंस्ट्रक्शन करती है उस कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपको जो है कोटेशन लेना पड़ेगा। अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 1200 रुपया स्क्वायर फीट से लेकर 1800 रुपया स्क्वायर फीट चल रहा है। बट याद रखना, जो मैं रेट बता रहा हूँ वो आपका अलग अलग वेयर हाउस पे अलग अलग कॉस्टिंग जा सकता है। जैसे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर हाउस बताया आपको, जैसे कोल्ड स्टोरेज भी वेयर हाउस मैंने बताया, तो उसका जो है रेट अलग रहता है। तो जिस के आप वेयर हाउस डेवलप करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका स्क्वायर फीट का एरिया का जो रेट है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास में 1 एकड़ के आसपास लैंड है, यानी कि मान लेते हैं कि 40 से 43-45 हजार स्क्वायर फीट एरिया है। तो 20,000 स्क्वायर फीट एरिया में आप डेवलपमेंट करोगे तो यहाँ पे जो आपका कॉस्टिंग है कितना आ सकता है। अगर आपका 1200 से लेके 1800 है पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का, तो 12 दूनी 24 यानी कि 2.6 CR से लेकर 3.6 CR जो है आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। देखो, लैंड कॉस्ट लोकेशन के हिसाब से जो है आपका अलग अलग हो सकता है। देखो, यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि जो मैंने बता दिया वही आपका कंफर्म है, ये आपका हमेशा चेंज हो सकता है। तो इस वीडियो में जितने भी सारे मैं जानकारी दे रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। तो आप समझेंगे कि इस तरह के वेयर हाउस से आप इनकम कैसे अर्न कर सकते हो। देखो, इनकम यहाँ का जो प्रोसेस है सिंपल है। देखो, वेयर हाउस रेंटिंग बिजनेस का मतलब सिर्फ क्या हुआ कि रेंट से आप सिर्फ पैसा अर्न करोगे। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, देखो, वेयर हाउस रेंट लोकेशन और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वेरी करता है। तो टायर 2 सिटी की बात करें तो 15 रुपये से लेकर 25 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है पर मंथ आपको मिलता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो 20 रुपये से लेकर 40 रुपया पर स्क्वायर फीट पर मंथ आपको मिलता है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि 20,000 स्क्वायर फीट आपका एरिया है, ठीक है। 20,000 स्क्वायर फीट एरिया अगर आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ओपन किए हो तो आपको 20 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट मिलेगा। तो मंथली रेंट कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 20 करोगे तो यानी कि 4 लाख पर मंथ अप्रोक्सीमेट जो है ये आपको रेंट मिल सकता है, ठीक है। और साथ ही इसमें जो TDS वगैरह काटना होगा वो कंपनी काटेगी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है तैयार रहना पड़ेगा क्लेम करने के लिए अपने रिटर्न फाइलिंग में। तो देखो, यहाँ पे अगर अप्रोक्सीमेट 4 लाख पर मंथ का अगर आपका रेंट आता है तो आपको पूरे साल में कितना आएगा, 12 चौक 48 आएगा। यानी कि इतना जो है आपको पर मंथ में एक एवरेज मिल सकता है ना। ये चेंज हो सकता है, ये मैंने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लोकेशन के हिसाब से मैंने कंसिडर किया। अगर आपका 15 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका 3 लाख बनता है अप्रोक्सीमेट। ये जो रेट है आपका लोकेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। ये जानकारी इसलिए मैंने आपको एक समझाने के लिए दिया है। तो अब यहाँ पे समझते हैं इसका ROI के बारे में। देखो, यहाँ पे मान लो कि टोटल कॉस्ट जो है आपको 3 CR के आसपास आपको आ रहा है कंस्ट्रक्शन में। एनुअल रेंटल इनकम जो है आपको 48 लाख जो है आपको अप्रोक्सीमेट हो रहा है। तो ग्रॉस जो एल्ड है अप्रोक्सीमेट जो है 16% के आसपास होता है। तो यानी कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होता है ना कि आपका प्रॉपर्टी वैल्यू भी जो है एप्रिसिएशन अलग से आपको मिलता है। यानी कि आपको रेंटल इनकम तो मिल ही रहा है, साथ ही यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हो रहा है वो आपको अलग से मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 तरह के जो है वैल्यू आपके यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो अब समझते हैं कि किन किन कंपनी को जो है आप रेंट पे अपना वेयर हाउस दे सकते हो। तो देखो, यहाँ पे मैंने बताया जो पोटेंशियल क्लाइंट है जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, डिलीवरी हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, DHL हो गया, ई-कॉम एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस बीज हो गया, FMCG बहुत सारी कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत सारे टायर्स कंपनी है जो कि अपना वेयर हाउस जो CNF रहते हैं अपना वेयर हाउस रखते हैं। तो ये सारे जो है कंपनी से आपको टाइप करना पड़ेगा और संपर्क करना पड़ेगा और आपको जानना पड़ेगा कि किनको क्या रिक्वायरमेंट है। मैं बताऊंगा कैसे आप रिक्वायरमेंट सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो सीक्रेट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि वेयर हाउस जो है पहले ही बना देते हैं और बाद में जो है टेनेंट
ढूंढते हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर जो है इसका उल्टा करता है। स्मार्ट जो इन्वेस्टर होता है ना, पहले क्या करते हैं, वो कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अलावा जो है रिक्वायरमेंट को समझते हैं, देन इसके बाद जो है उससे लेटर ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बाद जो है वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसको विद इन अ टाइम फ्रेम जो है अपना वेयर हाउस डिलीवर कर देते हैं। तो देखो इस तरह से जो अगर आप काम करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्क जो है इस बिजनेस में काफी कम होगा। तो इसी तरह के बिजनेस स्ट्रेटेजी को यूज करके जो है आपको वेयर हाउस रेंटिंग बिजनेस में एंटर करना है। तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टेनेंट कहां से मिलेगा। टेनेंट मतलब बोलने का मतलब आप जो कंपनी से एग्रीमेंट साइन करोगे अपना वेयर हाउस रेंट पे देने के लिए, वो कहां से आपको मिलेगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंडस्ट्रियल एरिया आपको विजिट करना पड़ेगा, जहां जिसका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। यार रांची का ही टाटा सिल्वे एरिया विजिट करो, वहां पे बहुत सारे मिल जाएंगे। जमशेदपुर के एरिया ही विजिट करो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मैं अब झारखंड की बात कर रहा हूं, है ना। तो ये जगह से जो है आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इसके अलावा गूगल पर वेयर हाउस एक्सपेंशन न्यूज ट्रैक करो। अमेजन न्यू फुलफिलमेंट सेंटर इंडिया का जो है निकलते रहता है। डिलीवरी कंपनी का जो है उसका एक्सपेंशन होता है, उसका उसमें जाके चेक करते रहो। लॉजिस्टिक एक्सपेंशन इंडिया जो है उसमें चेक करो। इसके अलावा जो है रियल एस्टेट कंसल्टेंट से भी जो है आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास भी जो है बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं, तो आप उनसे जो है डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। तो इसके अलावा जो है डायरेक्टली B2B मार्केटिंग करो। इसके अलावा लॉजिस्टिक पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट एरिया जो भी है वहां पे नेटवर्किंग अपना डेवलप करो। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं कुछ प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, वहां से जो है डायरेक्टली आपको लीड्स मिल जाते हैं। जैसे कि CBRE इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक जो है एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां से जाके जो है डायरेक्टली लीड्स ले सकते हो। warehouse.in है, 99 एकड़ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, आपको वहां पे भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैजिक ब्रिक कमर्शियल वेयर हाउस करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां से जो है आपको भी देखने को मिल जाते हैं लीड्स। तो देखो ये जितने भी मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूं वहां पे जाके सर्च करो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर क्या इस प्रोजेक्ट को हम लोग लोन लेके कर सकते हैं। तो देखो मेरा बिग आंसर यस है, आप इस प्रोजेक्ट को लोन लेकर भी कर सकते हैं। बट अगर आपका प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है तो बैंक और NBFC वेयर हाउस प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करती है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा, CMA डाटा लगेगा, लैंड डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट लगेगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, ये सारे जो है डिटेल्स देने पड़ेंगे। ये सारे जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर डायरेक्टली जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो अब समझते हैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो रिस्क है वो रॉन्ग लोकेशन। अगर आप गलत लोकेशन चूज करते हो वेयर हाउसिंग के लिए तो ये सबसे बड़ा एक रिस्क हो सकता है। इसके अलावा जो है लॉन्ग वैकेंसी, आपने वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसके बाद जो है आप टेनेंट्स को सर्च कर रहे हो, तो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका लंबे समय तक जो है खाली रह सकता है वेयर हाउस। तो ये भी एक बड़ा रिस्क है। इसके अलावा वेंडर सिलेक्शन, जो कंपनी आपकी वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करेगी तो वेंडर अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप पुअर कंस्ट्रक्शन करवाते हो, आपको बहुत कम चांस है कि कोई कंपनी रेंट पे लेगी। इसके अलावा जो है सिंगल टेनेंट डिपेंडेंसी, अगर आप कोई भी सिंगल टेनेंट पे डिपेंड हो तो ये भी एक रिस्क बड़ा हो सकता है। तो इसलिए मार्केट डिमांड को पहले स्टडी करो, उसके बाद ही जो है आप इस बिजनेस की ओर आगे बढ़ो। तो अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूं कि वेयर हाउस रेंटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी है जो लैंड को पैसिव इनकम जनरेटिंग एसेट में कन्वर्ट करना चाहता है। ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के साथ वेयर हाउस डिमांड फ्यूचर में और बढ़ने की संभावना है। अगर आप वेयर हाउस का प्रोजेक्ट के लिए DPR, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, CMA डाटा या बैंक लोन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और DPR डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।